यौम दिफाए पाकिस्तान है आज, नया दिन का खुसूसी शो। वेलकम कहते हैं आपको। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। आज का दिन है नए सिरे से ये जानने का कि कितनी कुर्बानियों के बाद हमने पाकिस्तान को हासिल किया और पाकिस्तान को कायम रखने के लिए कौन है वो जो सबसे पहले खड़े हैं, जिनकी वजह से हम चैन से सोते हैं। मैं बात कर रही हूँ हमारी अफवाज की। इनकी मजबूती दुश्मन को डरा दे, मुझे और आपको इत्मीनान दे। इनकी ट्रेनिंग कितनी टफ, इनके मामूल है कैसे, और जब हम मुश्किल में होते हैं ये हमारी मदद कैसे करते हैं। आज हम इस सब के ऊपर बात करेंगे और अच्छी तरह से जायजा लेंगे इस पूरी जगह का। एग्जैक्टली हम पहुंच चुके हैं ऑपरेशनल बेस। यहाँ पर हम आपको सैर भी कराएंगे और माहौल भी दिखाएंगे। मोराल होता है कैसा, मोराल हाई है कितना, और यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। C-130 से लेके हीलोस तक हम आपको खूब सारा एंजॉय भी कराएंगे, लेकिन साथ साथ बताएंगे कि हम कितने तैयार हैं। कि जब हमें पूछा जाता है कि कितने तैयार हो तो हम दिखा देते हैं, बता देते हैं कि हम तैयार हैं। तो जनाब एक एक कप चाय का और फैंटास्टिक होने जा रहा है ये एपिसोड, तो हमारे साथ रहिए, हम आगे बढ़ रहे हैं। ऑपरेशनल बेस के टारमैक एरिया में इस वक्त हम मौजूद हैं और मेरे अखब में है C-130। 6 दहाइयों से है C-130 इस दुनिया में। आज भी किसी मुल्क की एयरफोर्स इनकम्प्लीट है अगर उसके पास C-130 नहीं है। C-130 इज सिग्निफिकेंट, इट्स इंपॉर्टेंट, इट्स पर्टिनेंट। और जब हम C-130 की बात कर रहे हैं, वॉर टाइम में इसका रोल क्या होता है, पीस टाइम में C-130 कैसे फैसिलिटेट करता है, मे इट बी रिलीफ वर्क और व्हाटसोएवर। हम अक्सर देखते हैं जब फजाओं से कोई पैरा ट्रूपर्स कूदते हैं, शानदार करतब का मुजाहरा करते हैं, तो C-130 इसी में जाते हैं वो फजाओं में और वहाँ से शानदार करतब का मुजाहरा किया जाता है। C-130 की आज हम बात करें, चलते हैं उसी कॉकपिट एरिया में। वहाँ का माहौल कैसा होता है, जो पायलट हैं, को पायलट हैं, नेविगेटर हैं, उनसे हम इससे मुतालिक बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि C-130 फ्लाई करने का एक्सपीरियंस उनका है कैसा। कॉकपिट में आ चुके हैं हम और यहाँ पर हैं 4 लोग। चारों का रोल क्या है इससे मुतालिक बात करेंगे। स्टार्टिंग द कन्वर्सेशन विद द कैप्टन ऑफ दिस एयरक्राफ्ट वी हैव स्क्वाड्रन लीडर सिकंदर विद अस। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। ये द कैप्टन ऑफ दिस एयरक्राफ्ट, थोड़ा सा बताएंगे मुझे C-130 से मुतालिक। ज़ाहिर है मैं और व्यूअर्स नहीं जानते इससे मुतालिक, वी वांट टू लिसन अबाउट दैट। C-130 जो है ना, पाकिस्तानी एयरफोर्स से एक ट्रांसपोर्ट जहाज़ है जो कि उसके मुख्तलिफ रोल्स हैं। मतलब वॉर में ना ये लॉजिस्टिक्स सपोर्ट प्रोवाइड करता है मुख्तलिफ किस्म के स्क्वाड्रंस को, आर्म फोर्सेस को। और पीस टाइम में इस जहाज़ को हम यूज़ कर सकते हैं रिलीफ सॉर्टीज़ के लिए, मुख्तलिफ किस्म के ट्रेनिंग मिशंस के लिए, फॉर वॉर प्रिपरेशन और इस तरह के और बड़े से मल्टी रोल हैं C-130। यानी वॉर टाइम के अलावा ज़्यादा काम होगा आजकल तो डेफिनेटली। बिल्कुल, ये हम रेडी होते हैं इन चीज़ों के लिए। और किसी किस्म की इस तरह की कुदरती आफात या इस तरह की अर्थक्वेक हो गया या फ्लड रिलीफ हो गया या और कोई किसी नेशन को ज़रूरत है तो हम इन चीज़ के लिए रेडी हैं, हम अवेलेबल होते हैं। अक्सर हम देखते हैं जब पैरा ट्रूपर्स जंप लगाते हैं C-130 से, तो सारे के सारे एक जगह कैसे पहुंच जाते हैं? आप तो जहाज़ लगा के निकल जाते होंगे। वो उनकी अपनी ट्रेनिंग होती है, उनको प्रॉपर, वो ऐसे नहीं होता कि वो डायरेक्ट जहाज़ पे आके पहले दिन से छलांग मार दे। उनको प्रॉपर तरतीब से ट्रेन किया जाता है। अच्छा। फिर हमारी भी ट्रेनिंग होती है, ऐसे नहीं कि हर कोई आके पैरा ट्रूपर्स को करें। हम ट्रेनिंग करते हैं, फिर हमें हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं या सीनियर सुपरवाइज़र हैं वो हमें क्लियर करते हैं, फिर ये मिशन करते हैं हम, और वो लोग उसके लिए क्वालिफाइड होते हैं, तभी हम वो मिशन करते हैं। राइट। आपने जब ट्रेनिंग ली एयरक्राफ्ट की तो सबसे पहले आपने कौन सा एयरक्राफ्ट फ्लाई किया था? वाज इट C-130? नहीं, हमारी सबकी एयरफोर्स की जब इनिशियल ट्रेनिंग होती है वो एकेडमी में सुपर मुशाक पे होती है। उस पर हम प्राइमरी फ्लाइंग कंप्लीट करते हैं। उसके बाद फिर हम T-37 या K-8, जो कि मैं T-37 में BFT पे कंप्लीट की मैंने। उसके बाद ट्रांसपोर्ट में मुझे भेजा गया रिक्वायरमेंट बेस पे, तो उसके बाद मैंने कासा जो है हमारा CN-235 वो उड़ाया, और सेसना भी कुछ अर्से के लिए फ्लाई किया मैंने, और उसके बाद C-130 और सैम अल्हम्दुलिल्लाह C-130 फ्लाई करता। तो आपको C-130 फ्लाई करके ज़्यादा अच्छा लगता है? बेहतरीन, ज़बरदस्त, बेहतरीन।
ग्रेट। चीफ एक्टिविटीज़ में मे इट बी फ्लड्स, अर्थक्वेक्स और ऐसे सिचुएशन बन जाती है पाकिस्तान में जब आप लोगों को बहुत लंबी शिफ्ट्स करनी पड़ती हैं, बिकॉज इट्स नॉट दैट टिपिकल 1-8 आवर्स जॉब। आप लोग ज़ाहिर हर वक्त तैयार रहते हैं। मैं चाह रहा हूँ अगर कोई एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकें जो कि ज़ाहिर है टफ भी होगा, जो कि ज़ाहिर है ऐसा होगा जो आपको याद रह गया होगा, अगर वो आप शेयर कर सकें। एक्सपीरियंसेस तो बहुत सारे हैं। हम जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे लाइफ में बहुत से वेरिएबल्स आते हैं। हम नेशनल जो बड़े बड़े हमारे लेजेंड, जैसे आई हैव द ऑनर टू कैरी दी फ्यूनरल ऑफ जुनैद जमशेद, और इस तरह के और बड़े डिग्निटीज़ होते हैं जो कि C-130 में हम करते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया है कि हमें इतनी बड़ी अचीवमेंट्स मिल जाती है। नो डाउट, नो डाउट। आई डेंट न्यू दिस के जुनैद जमशेद वो हादसा क्योंकि हम सबको याद है। स्क्वाड्रन लीडर सरमद, को पायलट ऑफ दिस एयरक्राफ्ट, इज विद अस एज वेल। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी कहेंगे। इतनी ज़्यादा नॉब्स हैं, इतना कुछ है इस एयरक्राफ्ट के कॉकपिट में, मैं तो चकरा के रह गया हूँ। बिल्कुल, शुरू में कोई भी चीज़ जो है वो मेरे ख्याल से पहली दफ़ा ही मुश्किल होती है, लेकिन जब आपको टाइम गुजरता है उस पर तो आप कंफर्टेबल हो जाते हैं उसके साथ। तो शुरू में जब मैं भी आया था तो मैं भी इसके कॉकपिट को देख के बड़ा घबरा गया था, बड़ा परेशान हो गया था। लेकिन उसके बाद ट्रेनिंग और इसका प्रैक्टिस और जैसे जैसे टाइम गुजरता गया और कंफर्टेबल होते गए हम इसमें। और ऑल राइट, अब देखें ऐसे लग रहा है जैसे दो पायलट हैं। ये ना एक जहाज़ को उस तरफ ले जाए, एक इस तरफ को ले जाए। आपका रोल क्या होता है? बिल्कुल, इसमें ऐसा है कि सर जो है वो कैप्टन है, मैं एज अ फर्स्ट ऑफिसर या को पायलट जो है वो एक्ट कर रहे हैं। तो इस सेकंड पायलट का काम है सेफ्टी, एज अ सेफ्टी पायलट। ओके। तो पायलट को जो है वो ऑलरेडी उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ होता है, तो उसमें एज अ सेफ्टी पायलट एक्ट करते हैं। और बाकी फ़्लाइंग की जितनी भी कोऑर्डिनेशन है उससे पहले, फ़्लाइंग से पहले फ़्लाइट प्लानिंग वगैरह बाकी की सारी कोऑर्डिनेशन वो करते हैं हम। ड्यूटी होती है को पायलट। राइट, नो डाउट, इट्स एन ऑनर। ये फ्लैग जो आपके बाजू पे हो ना, ये इट्स एन ऑनर टू हैव दिस फ्लैग। पाकिस्तान एयर फोर्स के पायलट हैं आप, ज़ाहिर है बड़ी आन बान शान है हमारे पायलट्स की। हमारे दिफा में आप लोगों का जो किरदार है उसको ज़रा हम कभी भूल ही नहीं सकते, इसीलिए तो हम हर रोज़ बात करते हैं इसकी। मोराल कितना हाई है, मोराल कितना हाई रहता है, मोराल कैसे हाई रखते हैं? मोराल जब ये यूनिफॉर्म पहन लिया और जब ये फ्लैग लग गया हमारे साथ, तो उस दिन से ही जो है ना मोराल हमारा हाई है। और एटीट्यूड जो है वो फ्लाइंग की तरह इसका भी एटीट्यूड जो है हमारा आसमानों की तरफ जो है। तो जो भी काम मिलता है, चाहे वो कोई छोटा काम कोई नहीं होता, कोई काम भी मेरे ख्याल से छोटा या बड़ा कुछ भी नहीं है। तो जो काम आपको मिल रहा है हम उसको ठीक तरीके से जो है वो करें। और इसमें मोटिवेशन, जज्बा ये होना चाहिए कि आप अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं, कोई भी काम मिले, क्योंकि हमने ओथ लिया हुआ है तो उसमें कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, जो काम मिला उसको। ग्रेट। आपसे भी पूछूंगा, मैं हर पायलट से ना ज़रूर पूछता हूँ कि आपने कौन कौन सा जहाज़ फ्लाई की है? इनिशियल ट्रेनिंग जो है हमारी सब पायलट्स की जो है वो सुपर मशाक जहाज़ है उस पर होती है। और जेट ट्रेनिंग के लिए हम एकेडमी में ही T-37 और K-8 जहाज़ उस पर चले जाते हैं। और आफ्टर पासिंग आउट हमें अपना कोई मेजर सिस्टम जो है उस पर सबकी कन्वर्जन होती है। तो अब उसके बाद से मैं C-130 पे आ गया। मैंने C-130 की को पायलट कन्वर्जन की और ऑलमोस्ट 8 ईयर्स हो गए मैं C-130 में। राइट। एक और बात, यूँ तो इस साल 6 सितंबर आया ही संडे को, वरना नॉर्मली छुट्टी होती है अगर किसी और दिन पे आ जाए। आपको तो छुट्टी नहीं होती? हम लोग जब से एयरफोर्स में आए हैं तो उस दिन के बाद से हमें छुट्टी सैटरडे संडे ये नहीं, हमें मुल्क की खिदमत जब करने का अज़्म होता है किसी का, तो उसमें छुट्टियां ये आनी जानी चीज़ें। ग्रेट, दैट्स द स्पिरिट। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब हम जब बात कर रहे थे कॉकपिट में तो हमने सोचा कि हम ज़रूर बाहर भी जाते हैं, क्योंकि अभी इन्होंने हमें कहा है कि नाउ इट्स द टाइम टू फ्लाई। अब देखते हैं C-130 की फ्लाइंग, अभी जाएंगे रनवे की तरफ और हम जाते हैं बाहर। तो स्टे विद मी। C-130 is back from the mission। जाहिर है रूटीन के इनके मिशंस हैं, वो जाते हैं अपना टास्क कंप्लीट करते हैं, वापस आते हैं। वी वर वेटिंग फॉर दैट और हम यहीं पर वेट कर रहे थे। गए, वापस आए। उसके साथ साथ क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है इससे मुतालिक तो हम आपको अपडेट करते रहते हैं। इससे मुतालिक आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि स्पेशल डे है, ये यौम दिफा है और हमारा दिफा किन मजबूत हाथों में है, आज हम उनकी बात कर रहे हैं।
अब जरा बात करते हैं हेलीकॉप्टर्स की। इनका रोल एंड टास्क क्या होता है, कैसे ये फैसिलिटेट करते हैं ऑपरेशनल टाइम में, कैसे ये फैसिलिटेट करते हैं रिलीफ वर्क में। MI-17 की बात करते हैं, ऑफिसर कमांडिंग विंग कमांडर फैसल साहब साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये हेलीकॉप्टर देखकर मेरे पास तो 3 ही सवाल हैं। एक ये कि टायरों की हवा भी चेक की जाती है क्या, दूसरा है कि पंखा सही चलता है नहीं, और तीसरा है कि अंदर क्या माहौल होता है। और ये फ्लाइट पड़ती कितने की है ये भी बताइए। एक्चुअली जब भी हम लोग किसी मिशन के लिए जाते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लोग अपनी प्री फ्लाइट करते हैं। राइट। और उसमें ये सारे जितने भी चेक्स होते हैं हमारे एज़ पर चेक लिस्ट, उसमें हम लोग सारी चीज़ें चेक करते हैं। एंड देन उसके बाद अपने इंटीरियर चेक्स होते हैं। ओके। उसमें सारे इंटीरियर चेक्स करके देन वी स्टार्ट द एयरक्राफ्ट। जैसे हम तो अपनी गाड़ी की चेक लाइट्स देखते हैं ना, तो आप बहुत से बहुत आप लोगों के पास तो मेरा ख्याल है बहुत कुछ देखने का होता है, बिकॉज़ यू कैन नॉट टेक अ रिस्क। डेफिनेटली, बिल्कुल। उसमें स्टार्टअप के बाद उसके बाद उससे पहले खैर काफ़ी बहुत सारी चीज़ें हैं कि वी हैव टू चेक वेदर, और वी हैव टू कोऑर्डिनेट विद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स। सही। वी आर स्टार्टिंग अप एंड वी आर गोइंग फॉर द मिशंस, एंड देन आफ्टर द मिशन इट डिपेंड्स कि जैसे आपने कहा कि कितनी देर का मिशन होता है। सही। तो वो डिपेंड करता है कि हमारा मिशन बेसिकली है क्या। और पहले ना मिशन क्या है ये भी पूछूंगी ना, उसकी नौयत क्या होती है। ज़्यादातर ये इस तरह के ख़तरनाक बादल आ जाए तो फिर जो भी आपका टास्क होता है उसमें थोड़ी सी तब्दीली, थोड़ा रद्दोबदल, इसको भी जहन में रखना पड़ता है। डेफिनेटली वेदर किसी के ऊपर जो है ना वो जोर नहीं चलता किसी के बादलों पे और हवाओं पे। बिल्कुल ऐसी है। और इसमें जब भी वेदर आता है तो हमारा मेट डिपार्टमेंट है जो वेदर वार्निंग देता है, और वो उसके ऊपर सारी हमें उसे पहले से कॉशन कर देता है। उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान करते हैं, यू कैन नॉट फ्लाई विद दिस वेदर। ओके सर, हमने कई दफ़ा ये देखा मैच हो और बारिश हो जाए और पानी आ जाए और ज़्यादा पानी आ जाए तो यही हेली पहुंचता है और सुखाता है, ऐसा भी होता है। ये पंखे का काम एक दफा ऐसा हुआ है। तो वो MI-17 ही था। ग्रेट सर। वैसे जब हम बात करें कि रिलीफ वर्क में भी ज़ाहिर है इसका बहुत अहम रोल है, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन क्या हो सकती है कि आप लोग फ्लाई करें, आप लोग काम करें? लॉन्गेस्ट मैक्सिमम कीपिंग इन व्यू कि हमारे पास रिजर्व फ्यूल अवेलेबल हो कि हम वी शुड कम बैक एंड लैंड एट पेरेंट बेस और वेयरएवर वी हैव टू लैंड। सेकेंडली रिलीफ वर्क में MI-17 ने बहुत ज़्यादा ऑपरेट किया है। ओके। 2010 फ्लड, 2012, 2014 सही। एंड अर्थक्वेक में उसमें हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन की है, और मैक्सिमम लोगों को जो उसमें से इवैक्यूएशन थी वो MI-17 के थ्रू थी। अच्छा, आप ज़रा मुझे ये बताइए कि वो कैमोफ्लेज के जैसा, ग्रीन के जैसा तो हमने देखा यूनिफॉर्म, ये ऑरेंज क्यों है भला? कलर बहुत अच्छा है दूर से नज़र आ रहा है। ऑरेंज ओवरऑल बेसिकली हम उस वक्त पहनते हैं जब वी फ्लाई ओवर द सी। ओके। और कोस्ट लाइन, जब भी हम कोस्ट लाइन के ऊपर फ्लाई करते हैं और ओवर द सी फ्लाई करते हैं, बिकॉज इन केस वी हैव टू in case of any emergency we have to ditch, then orange coverall would be visible from air. राइट। तो ये रीज़न है इस ऑरेंज कलर के पीछे। और अभी रिसेंटली जो हालात थे कराची में, उसमें भी ज़ाहिर आप लोगों ने बहुत काम किया। डेफिनेटली MI-17 का ही इस्तेमाल हुआ। जी बिल्कुल। जहाँ पर लोगों को रिलीफ फराहम करना था, इवैक्यूएट करना था। इवैक्यूएशन ऐसे कराची के एरिया में नहीं हो सकती थी पॉसिबल, क्योंकि रोड लिंक्स अवेलेबल थे। ठीक। बट वी कैरिड आउट द रैकी। राइट। ऊपर से देखा सारा एरिया, कहाँ पे मसले ज़्यादा हैं और कहाँ पे हम लोग उनको अपनी कम्युनिकेशन उनको किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं। और सर टास्क नॉर्मली इस तरह के मौक़ों पर भी इसी तरह के होते हैं, रिलीफ के लिए है अगर तो उसमें लोगों को लाना ले जाना भी हो सकता है, उसमें उनको फूड सप्लाई भी हो सकती है। बिल्कुल, इसके डिफरेंट फेजेस हैं। फर्स्ट रेस्क्यू है, जो लोग फंसे हुए हैं उस एरिया में जहाँ पे जिनके पास कोई चीज़ नहीं है, एंड सर्वाइविंग फॉर देयर लाइफ, उसमें हम लोग उनको वहाँ से रेस्क्यू करते हैं। देन वी प्रोवाइड द रिलीफ। ओके। जिसमें फूड एंड समथिंग जिसमें हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। देन रिहेबिलिटेशन प्रोसेस है। ओके। तो लेटर ऑन सर कभी ऐसा हुआ किसी दोस्त ने कहा कि हमारे पास से गुजरो ज़रा तो बता देना, हम बाय बाय करेंगे? बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल। कभी ऐसा भी हुआ होगा कि बड़ी आपकी लंबी ड्यूटी रही होगी और हो सकता है अपने घर के पास से गुजर रहे हो और आपको दिल चाह रहा हो कि मैं तेरा मिल नहीं सकता। दिल बहुत चाहता है लेकिन ऐसा कर नहीं सकते। लेकिन अब विद योर परमिशन अगर हम ये कर सकेंगे, हम जा सकें, ऐसे ही घूम फिर के थोड़ा सा देख लें। बिल्कुल।
आ चुके हैं हम MI-17 के अंदर और अब जरा करते हैं कुछ गुफ्तगू कि ये कैसे फ्लाई होता है। बड़ी टेक्निकलिटीज़ हैं, उतनी टेक्निकलिटीज़ में तो हम नहीं जाएंगे। वी हैव फ्लाइट लेफ्टिनेंट हसाम एंड फ्लाइट लेफ्टिनेंट अली। अली, पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा, गाड़ी तो एक ड्राइवर चलाता है, यहाँ पे आप दो लोग हैं, दोनों के पास कंट्रोल भी सेम है, ये तो कन्फ्यूजन नहीं हो जाती? नहीं सर, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होती। इसमें एक कैप्टन होता है और एक को पायलट होता है। राइट साइड पे को पायलट बैठता है, लेफ्ट साइड पे कैप्टन बैठते हैं और दोनों के अपने अपने रोल्स हैं, अपने अपने टास्क हैं। क्योंकि ये बड़ा हेलीकॉप्टर है, इसका मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, तो इसमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए होती है, दो बंदे चाहिए होते हैं जिसको हैंडल कर सकें। इसलिए इसमें एक कैप्टन और एक को पायलट है। प्लस कन्फ्यूजन नहीं होती, दोनों एट अ टाइम फ्लाई कर रहे होते हैं और जिसके पास कंट्रोल्स होते हैं वो अनाउंस करता है आई हैव द कंट्रोल्स। तो दूसरा बंदा कंट्रोल छोड़ देता है और वो इस पोजीशन में आ जाता है, फिर अनाउंस करता है सर यू हैव द कंट्रोल्स। तो उससे हम कन्फ्यूजन बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं और एक बंदा प्रॉपर्ली जहाज़ को फ्लाई करता रहता है। और जाहिर है एक्सपीरियंस अपनी जगह, सारी लर्निंग अपनी जगह, सारी ट्रेनिंग अपनी जगह, बट एट द सेम टाइम व्हेन यू आर फ्लाइंग, चाहे वो रिलीफ ऑपरेशन हो, चाहे वो किसी और मामले में आप लोग जा रहे हो, रिलैक्स इन्वायरमेंट भी रहे, आपस में गपशप भी होती है? यस सर, गपशप चलती रहती है सर। कोई लतीफ़ा सुनाते हैं कभी? सर चलता रहता है सर, सुनाते रहते हैं सर, गपशप होती रहती है। यस सर। और मैं भी बाहर भी था तो मैं ऑफिसर कमांडिंग से सवाल कर रहा था कि कभी दोस्त यार कहते होंगे यार बाहर से गुजरो ना हमारे घर के आसपास से तो बताना, जरा बाय बाय कर देंगे। आपके साथ भी ऐसा होता है? बिल्कुल कहते हैं, दोस्त कहते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन क्वेश्चन। बिल्कुल कहते हैं, बट ड्यू टू सर्टेन रीजंस, सीक्रेसी और इस तरह की हम उन चीज़ों में जाते नहीं है। लेकिन लोग ज़ाहिर है करते हैं, उनसे गपशप भी लगाते हैं, अच्छा वो भी रहता है, लेकिन उस तरह की एक्टिविटीज हम करते नहीं है। ओके, ग्रेट। फ्लाइट लेफ्टिनेंट हसाम की तरफ आते हैं। सर मुझे ये बताएं कि अपार्ट फ्रॉम दीज एक्टिविटीज़, रिलीफ वर्क, कभी ऐसा हुआ हो कि कहीं आप ऐसे इलाके में जा रहे हो जहाँ पे जाते हुए आप देखें कि कितना खूबसूरत है पाकिस्तान, क्योंकि ज़ाहिर है यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी टू सी फ्रॉम दैट हाइट? सर एक्चुअली दिस इज़ द वेरी बेसिक पर्क ऑफ फ्लाइंग। Actually, helicopter flying is a beautiful experience. Actually, it's a slow speed aircraft. तो जो मेन चीज़ इन्जॉय, वैसे तो आप टास्क के लिए फ्लाई करते ही करते हैं, जो इन्जॉय करने की चीज़ है वो मेनली है ही ये कि आपको ऊपर से पता चलता है एक्चुअली कि पाकिस्तान हमारी सरज़मीन कितनी खूबसूरत है। और आप सब वर्सटाइल किस्म के सारी टेरेन देखते हैं, समंदर से लेके आप अगर नॉर्थ में भी मैंने फ्लाई किया हुआ है, हमारी बेसिक ट्रेनिंग वहीं पे हुई थी पेशावर में, तो इट्स रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस। अगर मैं ये पूछूं कि इतने एक्सपीरियंस के बाद अगर कोई एक स्पॉट आपको लोकेट करना पड़े कि सबसे खूबसूरत आपको इस हिलो से वो स्पॉट लगा, वो इलाका लगा? सर इन माय एक्सपीरियंस इट वाज इस्लामाबाद, मंगला हिल्स एंड कामरा एरिया। It was very beautiful. Honestly, I was expecting कि आप मुझे गिलगित, हुंजा, चित्राल, नारायण का खान कहेंगे. Actually, I have not flown over there. Okay. That's why. No doubt, Islamabad is beautiful. Obviously. मुझे हसाम ये बताएं कि ज़ाहिर है ये तो आपका एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है और ज़ाहिर आपने खुद भी कहा it's perk of flying, which is very good to hear. लेकिन इसके साथ साथ अफवाज पाकिस्तान, आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, ज़ाहिर है ये बिल्कुल कहा जाता है कि अल्लाह ताला चुनता है। ये यूनिफॉर्म जब आप पहनते हैं ना, ये बड़ी एक आप लोगों पे करम भी होता है और एट द सेम टाइम बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। पाकिस्तान का दिफा आपके हाथ में होता है, आपके कंधों पर होता है। यूनिफॉर्म पहनना ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई आम बात नहीं है। अगर आप लोग वाकई अल्लाह के बड़े पसंदीदा लोग हैं, अल्लाह ताला ने आपको एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर फील करना, इस यूनिफॉर्म को पहन कर कैसा महसूस होता है जब आप पाकिस्तान के दिफा के लिए भी काम कर रहे हैं, जब पाकिस्तान पे कोई मुश्किल आई है तो रिलीफ वर्क भी फराहम कर रहे हैं? क्योंकि जब भी किसी मुश्किल घड़ी में हमारे एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट्स हों, हिलोज़ों में पहुँचें, लोग वहाँ से निकालें, वो जो लोगों के चेहरों पे एक मुस्कुराहट आती है ना, वो उसकी कोई कीमत नहीं है। Sir, exactly. It's a great honor for us and obviously a huge responsibility that whole nation is looking up to us. But sir, I'll say that we always feel honored whenever we interact with local public. The respect they give to us, that is tremendous, sir. कोई ऐसा एक्सपीरियंस? Sir, when those people who know that you fly, you are pilots or you are serving in armed forces in any way, they give you a huge amount of respect. No doubt, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। चूँकि किरण यहाँ पर नहीं थी, अब किरण है कहाँ, ये हम आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
शोएब ज़रा काम कर रहे थे तो मैंने सोचा मैं ज़रा यहाँ वहाँ जाती हूँ और जायज़ा लेती हूँ क्या चल रहा है। यहाँ आई तो पता चला साइलेंस प्लीज़, मीटिंग इन प्रोग्रेस। आपको पता है अंदर क्या हो रहा है? अंदर पायलट्स को ब्रीफिंग दी जा रही है। तो मैं थोड़ा सा तंग नहीं करूँगी, ज़रा सी गुफ्तगू करती हूँ, पूछती हूँ तैयारी कैसी हो रही है, क्या हो रही है, जाना कहाँ है, क्या जान सकते हैं हम। मेरे साथ चलिए, मैं आपको बहुत कुछ बताऊँगी अभी। अब जबकि मैं यहाँ दाखिल हो गई हूँ तो मुझे ये पता चला है कि यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक है। तो इस छोटे से ब्रेक का फ़ायदा उठाते हैं, थोड़ी सी बातचीत करते हैं। और इस बातचीत में हमारा साथ देंगे विंग कमांडर अम्मार गजनवी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। ज़रा मुझे बताएं, हमारे देखने वालों को बताएं कि मामूल क्या रहता है, क्योंकि हमने तो अभी तक यही सुना कि जो जहाज़ उड़ाता है वो सुपर परफेक्ट होता है। तो फिर सुपर परफेक्ट लोगों का सुपर परफेक्ट रूटीन क्या है? मैम, किसी भी फ्लाइंग स्क्वाड में जो सुबह का आगाज़ है हम लोग वो मॉर्निंग ब्रीफ से करते हैं। उसमें ये होता है कि सबसे पहले हम उस दिन का वेदर और उसके बाद जो वेदर फोरकास्ट है वो हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो आपका सिस्टम है उसकी कुछ चीज़ें हम डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर हम यहाँ से फ्लाइंग के लिए निकल जाते हैं। और ये तो आम हालात में है। अगर कभी ऐसा हो कि जैसे अब देखिए ना, यहाँ रेन्स हो गई, तुग़यानी आ गई, मौसम अच्छा नहीं है, फिर आप लोगों का क्या लाइन ऑफ एक्शन रहता है? मैम, उसमें फिर हम टीम्स बना देते हैं डिफरेंट ऑफिसर्स की, जो कि अपने डिफरेंट एरियाज़ को देखते हैं जाके और चीज़ों को सिक्योर करते हैं। और उसके बाद फ्लाइंग हमारी चल रही होती है उसके साथ साथ, और जो ऑफिसर्स रह जाते हैं उनको हम इन कामों पे लगा देते हैं। अब हम बात करेंगे सलाल खान से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइए, ज़्यादा शौक़ आपको था या फिर फैमिली को था कि आपको इसी तरफ आना है और पायलट बनना है, फ़्लाइट पे जाना है? पायलट बनने का शौक़ तो मुझे खुद ही था, लेकिन मैं वैसे आर्म फोर्सेस के बैकग्राउंड से बिलोंग करता था। मेरे वालिद साहब भी आर्मी में थे, तो इसका आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने का शौक़ मुझे पहले से ही था, क्योंकि उनकी लाइफ में मैंने जो डिसिप्लिन और सेटिस्फेक्शन देखी थी, तो मैं चाहता था कि ये मेरी लाइफ में भी आए। लेकिन फ़्लाइंग का स्पेशली, क्योंकि मुझे लगता था आर्म फोर्सेस में भी सबसे ज़्यादा जो स्पेशल और जो एबनॉर्मल काम करते हैं वो पायलट्स ही हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि फ़्लाइंग ऑप्ट करूँ। मतलब आपको सुपर परफेक्ट होना पड़ता है, हमको तो ऐसे ही लगता है इस तरफ आने के लिए। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा, ट्रेनिंग्स बहुत टफ़ होती हैं और अगर उसमें कोरोना जैसे SOPs आ जाते हैं तो फिर उसके बाद में दिक्कत थोड़ी बढ़ जाती है? जी बिल्कुल, ये इससे ऑल्दो कि हमारी कंट्री ने भी काफ़ी सफ़र किया, लेकिन हमसे ज़्यादा हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ ने सफ़र किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एयरफोर्स ने इसको काफ़ी अच्छा मैनेज किया, पाकिस्तान ने भी, और हम लोगों ने इवन कोरोना में भी चाइना की फ़्लाइट्स की है जहाँ से ये डिज़ीज़ स्टार्ट हुई थी। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने एयर क्रू में कोई ऐसा केस नहीं था, क्योंकि हमने प्रिकॉशंस वगैरह सब कुछ पहले से डिसाइड किया हुआ था और जी फॉलो कर दिया। और ये कि आगे के लिए क्या सोचा है? कुछ तो होता है ना, पे गोल बनाते हैं, एक टारगेट बनाते हैं, मुझे ये अचीव करना है। वैसे तो इटसेल्फ ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जहाँ पर आप मौजूद हैं, फिर भी मुझे कुछ बताएं अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में। असल में फ्यूचर प्लान्स ये हमारे प्रोफेशन में आपको रोज़ाना ही सरप्राइजेज़ मिल रहे होते हैं। आप जिस तरह प्लान करते हैं उससे ज़्यादा बेहतर आपके लिए एयरफोर्स प्लान कर लेती है, और आपके पास टाइम ही नहीं होता। वैसे गोल्स तो उस लिहाज से मेरे यही है कि मैं आगे और भी अच्छा पायलट बनूँ और अल्लाह करे शहीद हो जाऊँ। और मेरा मैसेज भी इस सबको यही है कि आप जो भी काम कर रहे हैं बस दिल में करें, काम अच्छा बुरा नहीं होता, आपकी नीयत उसे अच्छा बुरा बनाती है। अल्लाह आपको सलामत रखे। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जब हम MI-17 में बैठे हुए थे और हमने वहाँ पे पायलट से पूछा, ये जो ट्रेनिंग का मामला होता है इसमें कितनी सख्ती होती है, तो इसी सख्ती की आज हम बात करेंगे कि कितनी सख्ती होती है, कितनी डांट पड़ती है, कितनी खिंचाई होती है। क्योंकि जाहिर है जो पायलट्स हैं वो इतने काबिल ऐसे ही नहीं बन जाते, बहुत मेहनत होती है उन पर, तभी तो वो इतने ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। दैट इज़ द रीज़न कि वो बहुत ज़बरदस्त रिप्रेजेंट करें पाकिस्तान एयरफोर्स को, सिखाना भी मुश्किल, नो डाउट। इसी पर बात करते हैं। ऑफिसर कमांडिंग विंग कमांडर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हमें मालूम हुआ कि एक्टिंग ऑफिसर कमांडिंग है आप, ये एक्टिंग
से क्या मुराद है? डू यू एक्ट समथिंग? जी बिल्कुल, ये वो वाली एक्टिंग नहीं है जो आप लोगों की फील्ड में होती है। हमारे ऑफिसर कमांडिंग जब भी नहीं होते तो जो नंबर 2 होता है स्क्वाड्रन का, वो एक्टिंग स्क्वाड्रन कमांडर हो जाता है, और वो सारी जिम्मेदारियां जो आम हालात में ऑफिसर कमांडिंग करते हैं वो नंबर 2 के जिम्मे। जो सेकंड इन कमांड होता है वो फिर ऑफिसर कमांडिंग हो जाता है। अब सर एक टर्म यूज की जाती है ऑफिसर कमांडिंग के लिए कि बैड कॉप होता है, ये बड़ा सख्तियां करता है, ये बड़ा डांटता है। आपको देख के लगता तो नहीं, लेकिन आप करते तो होंगे थोड़ा बहुत ऐसा। देखें, फौज और सख्ती ये जो है ये लाजिम व मलजूम चीज़ें हैं, इसमें मुस्कुराते सहनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। लेकिन चूंकि जब से एयरफोर्स के अंदर आए हैं सख्तियाँ बर्दाश्त किए जा रहे हैं, तो मुझे ये तसल्ली होती है कि मैं जितना मर्जी भी सख्ती कर लूँ, ठीक है, एक तो पहली बात तो ये कि उनके अपने भले के लिए, बिल्कुल इन्होंने जंग के लिए भी आगे तैयार होना है, सख्त हालात के लिए तैयार होना है, तो बिल्कुल सख्ती करनी पड़ती है। सख्ती नरमी दोनों चलती रहती हैं, लेकिन मेरा तो जो मेन एम है वो ये है कि स्क्वाड्रन हर वक्त मुस्तैद तैयार किसी भी चीज़ के लिए हो, तो उसके लिए सख्ती करनी पड़ती है। कितनी देर के लिए होती है? एक ये डिपेंड करता है गलती पे करता है कि कितनी बड़ी उसने गलती की है। आम तौर पे हम कोशिश करते हैं कि एक दफ़ा हो जाए बस, उसको आप फिर भूल जाएं और नए सिरे से वो शुरू कर दें, क्योंकि इतने ज़्यादा काम चल रहे होते हैं, इतनी ऑपरेशनल कमिटमेंट्स चल रही होती हैं कि लड़कों से जो नॉर्मल गलतियों का चांस तो बिल्कुल नहीं होता। तो हम इंतहाई छोटी छोटी चीज़ पे भी चेक करते हैं, लेकिन लड़कों को ये तसल्ली होती है कि ये सब उनके अपने भले के लिए। एग्जैक्टली ज़ाहिर है, इसमें दो बातें बड़ी आम है। एक ये कि वो चाहे एयरक्राफ्ट हो, वो चाहे हेलीकॉप्टर हो, ज़ाहिर है एक बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, पाकिस्तान का एसेट है। एट द सेम टाइम हर कोई तो पायलट बनता भी नहीं है, ज़ाहिर है बहुत कम पायलट होते हैं, एसेट्स हैं। फ्लाइंग एक ऐसा बिजनेस है कि जिसमें गलती की बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है, तो उनको ज़मीन पर ही ऐसे फिर हम ट्रेन करते हैं कि उनसे कोई गलती ना हो, और फिर जो कोई गलती करता है फिर उसकी सज़ा पूरी तरीके से भुगतनी पड़ती है, ताकि वो उसे दोहराए ताकि ना दोहराए। ये उनके लिए भी अच्छा है, ये मुल्क कौम के लिए भी ज़रूरी है। अच्छा ज़रा ये बताइए, हम तो पूरा पाकिस्तान आप पर कुर्बान सीरियसली, लेकिन ये जो पजीराई का सिलसिला है, सराहने का सिलसिला है, तो दुनिया भर में हम अगर ये कहें हमें खबर मिली है तो भी अजीब लगेगा कि आपके स्क्वाड्रन के हवाले से ही मिली है, तो फिर इसकी तफसील तो आपको बतानी पड़ेगी। बिल्कुल, हमारा रोल एंड टास्क ऐसा है कि न सिर्फ हम पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में हमारे जो पायलट्स हैं वो C-130 लेके, सैब एयरक्राफ्ट लेके पूरी दुनिया के अंदर उड़ते रहते हैं। इसी के सिलसिले में जो रॉयल एयर टैटू शो हुआ था इंग्लैंड में, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ी पजीराई मिली 2017 में। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हमें पजीराई मिली, आपके चैनल्स ने भी उसको कवर किया, और पूरी दुनिया ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पायलट्स को, हमारी महारत को, हमारे जहाज़ों को सराहा। माशाल्लाह माशाल्लाह। और अभी इन हालात में जब दो बड़े चैलेंज हैं इस साल के, जिसमें पहला चैलेंज था कोरोना, उसके लिए रिलीफ की एक्टिविटीज़ आप लोगों ने सर अंजाम दी, एंड देन लेटर जो फ्लड सिचुएशन बनी, जो अर्बन फ्लडिंग हुई, और इस वक्त तो पूरे पाकिस्तान में सिचुएशन ऐसी है, लोकस भी दरमियान में आ गया। तो इसमें आप लोगों ने किस तरीके से काम किया? इफ़ यू कैन शेयर द डिटेल्स। देखें, हमें जो एक आसानी ये थी कि हम लोग हर वक्त जंग के लिए तैयार रहते। बिल्कुल। तो जो हमारी मुस्तैदी का लेवल होता है वो, और अलर्टनेस का लेवल, वो हमेशा ही हाई लेवल पे होता है। कोरोना एक बहुत बड़ी आफत थी जो पूरी दुनिया पर आई, और उसी तरीके से पूरे कौम के ऊपर जिस तरीके से उसने इफ़ेक्ट किया उतना ही उसने हमें भी इफ़ेक्ट किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके लिए तैयार थे। एक जंगी सूरत हाल थी, और उस कोरोना के सिलसिले में C-130 जहाज़ों के ज़रिए NDMA के थ्रू ये सारा सामान हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया। चाइना से आ रही थी, किसी और मुल्क से अगर आ रही थी तो वो पाकिस्तान के हर सूबे में आप लोगों ने पहुंचाई। जब चाइना के अंदर हालात बहुत ज़्यादा सख्त थे, बिल्कुल कोरोना के बिल्कुल शुरू के दिन थे, उन्हीं दिनों में हमारे जहाज़ वहाँ पर गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ एंड साउंड वापस आए हैं, और वो सारा सामान फिर हमने पाकिस्तान के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया। हालांकि वो मुश्किल वक्त था क्योंकि उस वक्त कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा था। हम लोग बिल्कुल इनिशियल रिस्पांस हम लोगों ने दिया था, और वो वाकई बहुत ज़्यादा सख्त टाइम था,
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि पूरे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के साथ गालिबन आप लोगों ने तस्वीरें भी देखी होंगी, पूरे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के साथ गए थे। जहाज़ सैनिटाइज होते हैं, पूरी जो उसकी SOPs हैं वो हम फॉलो करते हुए गए थे। और लेकिन जब भी कौम को इस तरह की ज़रूरत पड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग आगे से आगे रहे, मुझे ये बताइए कि ये कितना नुमाया करती है हमको, आप लोगों को। हम लोग किसी भी हालात के लिए हर वक्त वैसे भी मुस्तैद और तैयार रहते हैं। ये भी एक जंगी सूरत हाल थी, कौम को हमारी ज़रूरत थी, हमने कौम की आवाज़ पे लब्बैक कहा और अल्हम्दुलिल्लाह के बड़े। आप ये देखें कि जो हमारे हमसाया ममालिक हैं उनमें अभी तक कोरोना की आफत जो है वो पूरे ज़ोर शोर से फैल रहा है, लेकिन हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह उस पर बड़े अच्छे तरीके से काबू पाया है। और ये सब आप लोगों की एफर्ट से, डॉक्टर्स के एफर्ट से, कलेक्टिव एफर्ट से हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह इसको अचीव किया। तो बात सिर्फ मुल्क के दिफा की नहीं है, बात यह है कि दुनिया भी अगर आफत से दो चार है तो उसके लिए भी अपना फ़र्ज़ निभाना है, इस चीज़ को भी मलहूज़ रखा। बिल्कुल, हमारा इतना वर्सेटाइल किस्म का काम है। जंगी सूरत हाल एक तरफ, पाकिस्तान में जब भी कोई आफत आती है, कोई सैलाब आता है, कोई ज़लज़ला आता है, उसके अंदर हम पेश होते हैं। हमारा काम ऐसा है। और सिर्फ ना ही सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अगर कहीं आफत आ जाए, ज़लज़ला, सैलाब, हमारे दोस्त ममालिक हमसे आप लोग वहाँ भी सपोर्ट करते हैं। हम खुद भी वहाँ पे सामान लेकर जाकर असम ने कई दफ़ा किया है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और हमें बढ़ना एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। यौम दिफा है आज, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के दिफा की, हम बात कर रहे हैं अपनी तैयारियों की। दैट इज़ द रीज़न कि हम एक ऑपरेशनल बेस पर मौजूद हैं। ऑपरेशनल बेस, इनके बेस कमांडर एयर कमोडोर आमिर मुनीर साहब साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, अभी हम 2 स्क्वाड्रंस की वर्किंग देख कर आए, बड़ा अच्छा लग रहा है हमें इस बेस का विजिट करके भी। इट्स रियली अ प्लेजर बीइंग हियर। इतना टफ, इतना चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर है फॉर यू डेफिनेटली। मैं चाह रहा हूँ प्लीज़ अगर आप थोड़ा इस हवाले से शेयर करें, क्योंकि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़रा हमारे देखने वालों को थोड़ा सा समझाइए ना सर, बताइए ना। अच्छा देखिए, व्हेन यू लुक एट एनी ऑफ दी सर्विस, बी इट पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयर फोर्स पर से, दे वर्क फॉर द सेम रोल एंड टास्क, एंड दैट इज़ एसेंशली दी कीपिंग द पीस, एंड इन टाइम्स ऑफ वॉर यू हैव टू फाइट, and they are configured more or less functional way में एक ही तरीके से। However, their core business may be different. Somebody work on the land, the Navy does it on water, and we certainly do it on air. But there are areas जहाँ पर हम interconnected भी होते हैं, common areas भी हैं, so that meaning by we don't only fly, we do a lot of work on the ground as well. And then the Air Force is configured into commands and then functional setups uske are the A bases. So the day-to-day working is one thing. However, when we are called upon for any special task, we put in our best there also. सर, एक दो बातें ना, एक तो ये कि आप जो जिम्मेदारियां हैं सो हैं, लेकिन इस सब के साथ साथ अगर वक्त आता है और वो हमारे मुल्क में, हमारे देश में, हमारे शहरों में, जैसे अभी देखिए रेन इमरजेंसी कराची में आ गई, जगह जगह तुग़यानी है, सैलाबी रेलें हैं, यहाँ से लेके कराची से लेके और बहुत आगे तक, KP तक। सर थोड़ा सा बताएंगे, ख़ास तौर पर इस मॉनसून सीज़न में आप लोग किस तरह से मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, अपनी ज़िम्मेदारियों को, अपने उमूर को अंजाम दे रहे हैं? In fact, let me just explain the context. In the classic times, पहले पीस और वॉर में बड़ी डिस्टिंक्शन होती है। यू वुड लिव इन पीस एंड देन यू वुड ट्रांजिट टू वॉर, एंड एवरीबडी वुड नो देयर इज़ वॉर, एंड देन यू विल कम, लाइफ विल कम बैक टू नॉर्मल। हाउएवर, अब पूरी दुनिया में, इन आवर रीजन, दीज लाइन्स आर ब्लर्ड। सो इवन इफ़ यू कॉल पीस टाइम वुड एसेंशली कॉल फॉर योर रोल्स विच यू विल अदरवाइज डू एट वॉर। और हमारे रीजनल सिक्योरिटी हालात भी, एंड देन योर डोमेस्टिक conditions, especially when it comes to national level, where there are different calamities also. There are events that are happening, and you have just mentioned monsoons, then you have corona challenge also. So it requires another
reconfigured role and task which you find yourself to be dealing with. तो आपकी पीस टाइम रोल एंड टास्क तो चलते हैं, बट देन यू विल ऑल्सो चिप इन टू द नेशनल एफर्ट ऑल्सो, विच इज़ एसेंशली tasked to you by the government, and it comes down through the air headquarters and tasked to the formations such as this base, and it comes down to SCON. So that is the normal flow of the things. So आपकी जो essential flying है, एक तो है operational flying जो आप in the business of the Air Force करते हैं for the service, and then there is task and operational commitments that you would do it for the national effort. Let's say you talk about the monsoon. I would just recall the 2005 earthquake, and that was a massive national effort. And it would not have happened had you not have that airlift capability from one end to the other. So if you recall, आपका एक massive relief effort in the north चल रहा था और एक massive relief effort in the south, and essentially people from the south, meaning by all these cities, especially a metropolis like Karachi, they will throw in a lot of relief goods for the people, and somebody has to fly it out to the north, and there were international donors coming in. तो ये सारा air effort you can recall in those days. इसी तरह जब calamity कोई भी hit करती है, earthquake relief है, monsoon relief है, so you will go and operate in remote areas that are disconnected, areas that are under some distress. And you will provide fixed-wing aircraft also if you have a landing field there. Otherwise, you will use your helicopters to reconnect people, distribute relief efforts, take people out of the distress. Also on ground, then you have other footprints also. जैसे अगर even मेरी base की अगर कोई fire services भी हैं, there something that goes in the civil area, and if I can reach out, if I'm asked, so I'll offer them everything that I have, because essentially it's the same role and task. बाहर तो हमने अच्छे खासे अरेंजमेंट्स देखे, लेकिन मुझे ये बताइए आपके टेबल के आसपास कहीं या आपके हाथों में भी मैंने ना मास्क नहीं देखा, आप ख्याल तो रख रहे हैं ना खुद भी? We are at social distance. Otherwise there are very strict rules, especially people who are doing the operational job, they should not fall sick. It is as simple as that, because if you fall sick, and then you will not be able to provide the operational assistance that is required out of you. So certainly we are extra careful, especially the people who work on operational assets, or you talk about the pilots, you talk about the maintenance people. और जो ख़ास तौर पे आप लोगों ने कोरोना के लिए काम किया, उसमें मुझे ये बताइएगा कहीं कोई दिक्कत, कोई वैसे तो कोई दिक्कत आपके आगे मायने नहीं रखती, लेकिन फिर भी जितनी मेहनत आप लोग कर रहे हैं और जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, ये एक आम पाकिस्तानी को पता होना चाहिए, इसीलिए मैं आपके सामने ये सवाल रख रही हूँ। जी बिल्कुल, व्हेन यू हैव अ कैलेमिटी और अ चैलेंज लाइक दैट, यू आर इक्वली अफेक्टेड। आप उसी तरह अफेक्ट होते हैं जिस तरह एक बाहर सिविल लाइफ अफेक्ट होती है, और हम सारे वही लोग हैं एसेंशली। हेल्थ के इस केस भी वही हैं, अगर बाहर मॉनसून और सैलाब आया तो हमारे पास भी आएगा। हाउएवर हमने अपनी ऑपरेशनल स्टेटस को हिलने नहीं देना, उन लोगों को ख़राब नहीं होने देना, लेकिन फ़ायदा ये होता है कि चूँकि वी आर ए डिसिप्लिन फोर्स बसे, और आपका सारे निज़ाम एक रेगुलेटेड चलते हैं। जिस तरह आप नॉर्मल सिविल लाइफ देखते हैं, उसमें चीज़ें काफ़ी हद तक अनरेगुलेटेड होती हैं, तो इसलिए वहाँ पर इन्फोर्स करना भी मुश्किल होता है। ये एक आपको इनहेरेंट फ़ायदा है कि आपके पास पहले डे टू डे लाइफ इज़ एज पर द डिसिप्लिन, वो आपको फ़ायदा देता है। स्पेशली जब आप स्ट्रेस में आते हैं तो आपके पास चीज़ें कन्फिगर्ड होती हैं उसी तरह, तो उससे फ़ायदा होता है। अगर आपने कोई चीज़ इन्फोर्स करनी है, कोई SOP लगानी है, या कोई आपने नए रूल्स इन्फोर्स करने हैं फॉर अ सर्टेन चैलेंज, तो वो आपके लिए आसान होते हैं करना। इनफैक्ट यही वजह है डिसिप्लिन और जो ट्रेनिंग है फ्रॉम डे वन, कि जब हम बाहर देखते हैं कि नेशन वाइड स्ट्रेस, एंग्जाइटी, लेकिन इन फोर्सेस इट्स नॉट। इवन एट दिस पॉइंट, जब कोरोना है, जब फ्लड्स हैं, जब और मौका, देयर इज़ नो स्ट्रेस। राइट सर, लास्टली एक पैगाम आपकी तरफ से पूरी कौम के लिए ऑन डिफेंस। जी, डिफेंस डे जिस तरह कौमों की ज़िंदगी में मुख्तलिफ दिन बहुत अहमियत के हामिल हैं, उसके अगेंस्ट उनका पूरा नेशनल नैरेटिव रिवॉल्व करता है। वो डिफ़ाइन करता है कि आप कौन लोग हैं, और वो डिफ़ाइन करता है कि आपने रीट्रेट करना पड़ता है, आपको अहद को दोबारा रीडू करना पड़ता है। तो 6 सितंबर इज़ वन ऑफ द डे,
और ये एक ऐसा दिन है जो कि विच हैज़ स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम. इट हैज़ ब्रॉट एप्रिसिएशन द करेज एंड जिस स्ट्रेंथ के साथ हमने 65 की वॉर में लड़े हैं एंड देन वी इवेंचुअली वन. It is to be emulated, it is to be studied by all nations, especially when you look at the role of the Air Force on 6 September, 7 सितंबर पे, 6 सितंबर पे. तो पाक फ़ज़ाइया को इसलिए इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है तमाम फ़ज़ाइया of different countries. Right. So when they look up at the Air Force, they would rate us at the top. माशाल्लाह. तो with regards to our आर्क राइवल्स, तो मेरा पैगाम सबके लिए ये होगा, स्पेशली द यंग जनरेशन को, कि इट इज़ द सेम पीपल जो आप वापस आके दोबारा दूसरों की जगह लेंगे. सो ये स्ट्रेंथ पूरी आर्म फोर्सेस के लिए भी और एयर फोर्स के लिए भी है और सब नौजवानों के लिए. देयर आर लेसन इन दिस, बिकॉज जब आप मुल्क का दफा करते हैं तो वो फ़ौजें कभी भी नहीं लड़ा करती, वो लड़ती है कौम, और कौम बनती है लोगों से, जिसका आप भी पार्ट हैं और मैं भी पार्ट हूँ. आप यंग हैं मेरे से, और इसलिए ये सारा नेशनल एफर्ट जो है वो बिल्कुल एक कंसाइज नेशनल, और इसलिए वो इन नौजवानों के लिए ये पैगाम है कि वो मिलकर कौम का दफा करें, एक दूसरे को. ग्रेट तो ग्रेट नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान. थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू. साथ मौजूद थे आप. हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है, एक ब्रेक लेते हैं. स्टे विद अस. मौका है डिफेंस डे का, और हम आज क्या करेंगे? हम कहां पर हैं इस वक्त? पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑपरेशनल बेस में, जहां हमारे पायलट्स किस तरह तैयार हैं, मोराल उनका कैसा है, इसकी हम बात करेंगे. मेराज तैयारे की घन गरज और जदीद चॉपर, उसकी खुसूसियात क्या है, और सिर्फ यही नहीं, फजाओं के अलावा पानियों में भी वो रेस्क्यू कर सकता है. ये सब कुछ आज हम आपको दिखाएंगे. तैयारा कुछ देर में हवाओं में होगा, ये शाहीन हवाओं में होगा. यहाँ कहना पड़ेगा कि हमारा दिफा मजबूत हाथों में है, हमारा दिफा इन तैयारों के हाथों में, और वो सरहद जिसकी कोई हद नहीं है, वो सरहद के मुहाफिज हैं हमारे शाहीन. और मेरे अक़ब में मेराज तैयारा की घन गरज, इसकी आवाज़, ये हमारा जोश, हमारा बलबला बढ़ाती है, और इसी जोश और बलबले का नाम है पाकिस्तान. तो ये मेराज तैयारा जो हमारे अक़ब में आ रहा है, रनवे पर है, जो कि चंद लम्हों बाद उड़ान भरेगा, और इसकी जाहिर है जो मंजिल होती है वो तैयारा कैसे उड़ान भरता है, मेरा और आपका जज्बा क्या होता है. मेराज तैयारे की मेंटेनेंस से मुतालिक की मजीद बात करते हैं, किस तरीके से ख्याल रखा जाता है इसका. तो हमें ज्वाइन किया है स्क्वाड्रन लीडर शहरियार. आप मेंटेनेंस सुपरवाइजर हैं. अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? अच्छा, मुझे ये बताइए मेंटेनेंस कितने लेवल्स की होती है? बेसिकली जो एयरफोर्स में मेंटेनेंस हो रही है वो उसके 3 लेवल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और फैक्ट्री लेवल. तो आप किस लेवल को देख रहे हैं? जो स्क्वाड्स में हम लोग मेंटेनेंस कर रहे हैं, हम ऑर्गेनाइजेशनल लेवल मेंटेनेंस कर रहे हैं. बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन लेवल मेंटेनेंस सिर्फ रूटीन सर्विसिंग है, और जो एंट्रीज आ रही हैं जो कि इतनी ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, जो कि फ्लाइट लाइंस पे हम रिकवर कर सकते हैं, हम उसको रिकवर करते हैं. बाकी एक्सटेंसिव मेंटेनेंस के लिए फिर हम एयरक्राफ्ट को हैंड ओवर कर देते हैं इंजीनियरिंग को, वो उसको मेंटेन करता है, और अगर उनसे भी ना हो रहा हो तो फिर ओवरऑल मेजर ओवरऑल के लिए उसको फैक्ट्री जो है ना भिजवा दिया जाता है. अच्छा, शहरियार साहब मुझे ये भी बताएं, जितनी भी मेंटेनेंस है, जिस भी लेवल की मेंटेनेंस है, जैसा भी मसला, जैसी भी खराबी, पाकिस्तान में उसका हल है इस मेराज तैयारे.
इस मिराज को बेसिकली हम इसके तीनों लेवल्स पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और फैक्ट्री लेवल मेंटेनेंस पाकिस्तान के पास है, और कंप्लीट ओवरऑल एयरक्राफ्ट की भी और इंजन की भी वो फैसिलिटी हमारे पास है। सही यूँ तो ज़ाहिर है बहुत से टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिस पर मैं डिस्कस शायद कर भी नहीं पाऊँगा, लेकिन एक नॉर्मली जेट से मुतालिक हम सुनते हैं फ्लाई करते हुए, यानी टेक ऑफ करते हुए या लैंड करते हुए ये जो व्हील है ये नहीं खुला, ये होता क्या है मुझे बताएंगे साथ साथ? ये बेसिकली अंडर कैरेज का प्रॉब्लम आ सकता है कि जहाज़ टेक ऑफ किया है, उसमें जब टेक ऑफ करने के बाद हम लैंडिंग गियर्स इसके रिट्रैक्ट कर देते हैं। लेट्स सपोज लैंडिंग गियर रिट्रैक्ट करते हैं मगर लैंडिंग गियर्स रिट्रैक्ट नहीं हो रहे, तो ये एक फॉल्ट है, ये प्रॉपर एक फॉल्ट है। उसके बाद इसको जो है ना इमरजेंसी मेथड के थ्रू उसको लैंडिंग गियर्स को डिप्लॉय किया जाता है, उसके बाद जहाज़ आके लैंड कर जाता है। हमारे पास जब ये आता है जहाज़, हम इसको जैकअप करते हैं और इसके लैंडिंग गियर के प्रॉपर चेक्स प्रोसीजर्स डिफाइंड हैं। इसके अंदर डिफरेंट माइक्रो स्विचेस हैं, उसको हम वेरीफाई करते हैं कि उनके अंदर प्रॉब्लम तो नहीं है। बाकी पूरा लैंडिंग गियर का एक सिस्टम है, हाइड्रोलिकली ये ऑपरेटेड है, इलेक्ट्रिकली ये कंट्रोल्ड है। ओके जनाब, तो यूँ होती है परवाज़ मुकम्मल, मिशन मुकम्मल, और आ जाता है हमारा तैयारा कैसे ज़मीन पर तारे देखकर, दुश्मन को तारे दिखाकर। हमने आज उसका पूरा नज़ारा किया, और एक बार फिर जब ये आता है ज़मीन पर तो कैसे ज़मीन को छूता है हम आपको दिखा रहे हैं। आप मेरे बैक साइड पर देख सकते हैं। पायलट से भी बात करें और उनसे भी जानने की कोशिश करें कि ये मिशन उनका कैसा रहा। शोर बहुत है, घनघोर बहुत है, मुझे तो खौफ भी महसूस हो रहा है। सोचिए दुश्मन का क्या हाल होगा इसको देखने के बाद, इसी परवाज़ के बाद। नंबर 8 टैक्टिकल अटैक स्क्वाड्रन हम पहुंच चुके हैं, और अब बात सिर्फ और सिर्फ होगी फाइटर पायलट से। फाइटर तैयारा किसने उड़ाया हमने तो दिखाया था, अब जरा जानेंगे उनसे कि आखिर उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उनका सफर कैसा रहा। तो मैं अभी जाती हूँ, मैं आपको बाद में ज्वाइन करूंगी। ज्वाइन तो करना पड़ेगा आपको, लेकिन जैसे तैयारे हैं बेशुमार, सी यू किरण, तैयारे हैं बेशुमार, तो पायलट्स भी हैं बेशुमार। जरा चलते हैं अंदर, और इस दौरान मुझे ज्वाइन करेंगे स्क्वाड्रन लीडर हमजा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड वेलकम टू नंबर 8 टैक्टिकल अटैक स्क्वाड्रन। ये हमारी 8 स्क्वाड्रन की हेडक्वार्टर बिल्डिंग है। इससे पहले जहां आप लोग विजिट करके हैं, दैट वाज द फ्लाइट लाइन, वहां से सारे के सारे ऑपरेशनल मैटर्स लुक आफ्टर होते हैं। इन दी हेडक्वार्टर बिल्डिंग ऑल दी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स आर बीइंग लुक आफ्टर। तो इफ़ यू आर रेडी, लेट्स गो, आपको फाइटर पायलट से मिलवाते हैं, चलिए कुछ बताते हैं आपको उनकी रूटीन के बारे में। ईगर टू मीट देम, लेट्स। आ चुके हैं इस हेडक्वार्टर के अंदर। हेडक्वार्टर की बिल्डिंग है, इसमें डिफरेंट ऑफिसर्स हमारे ऑफिसर कमांडिंग के भी हैं, फ्लाइट कमांडर के हैं। अदर देन दैट ब्रीफिंग रूम्स हैं जहाँ पे हमारी मिशन ब्रीफ्स होती हैं, क्लास रूम्स हैं, एंड सब्सिक्वेंटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ द क्रू रूम, वेयर इन द नॉर्मल टाइम व्हेन द पायलट्स आर नॉट फ्लाइंग दे रिलैक्स एंड दे एंजॉय। टाइम मिलता है? थोड़ा बहुत मिल जाता होता है। थोड़ा बहुत मिलता है। तो चलते हैं अंदर और फाइटर पायलट से बात करें। थैंक यू सर। तो हम आ चुके हैं यहाँ पर। ये नंबर 8 टैक्टिकल अटैक स्क्वाड्रन का क्रू है, comprising of all the fighter pilots of all the ages, all the seniorities, young blood, the cream of the nation. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आज फ्लाई किया था? नहीं, आज फ्लाई नहीं। वैसे रोजाना फ्लाई होता है या नहीं होता? जी, ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे फ्लाई करता है। ग्रेट। अच्छा, थोड़ी सी मैं चाह रहा था कि मैं रूटीन की बात भी करता कि नॉर्मली सुबह से लेकर शाम तक की रूटीन क्या होती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। क्या मुझे आप बता सकेंगे अपनी पूरे दिन की रूटीन सुबह से लेकर शाम तक की? सर इन द मॉर्निंग वेक अप एंड फिर उसके बाद हम रिपोर्ट करते हैं स्क्वाड्रन। हमारी कुछ ग्राउंड ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ चलती हैं, एंड उसके बाद हम अपनी ऑपरेशनल फ्लाइंग कैरी आउट करते हैं, एंड देन इन द इवनिंग वी गो एंड जस्ट डू आवर फिजिकल एक्टिविटीज़, एंड दैट्स ऑल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। जबरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो कैसे तैयारी होती है कि जब आपने लोकेट करना है एनिमी को, कितना ये मरहला मुश्किल है या मैं कहूँ चैलेंजिंग है? असल में हमारी जिस तरह से ट्रेनिंग यहाँ पे होती है उसमें ये सिनेरियोज सारे हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब एक्चुअल केस में हमें परफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे लिए वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं होती जिस तरह से हमने ट्रेनिंग की होती है। तो उस लिहाज से जब हम फील्ड में होते हैं तो इट इज़ जस्ट लाइक दैट वी ऑलरेडी हैव ट्रेन्ड, सो इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम उसामा, कैसे हैं आप? यार मैं थक गया था, बैठ जाऊँ। बहुत शुक्रिया। ये बताएं मुझे कि
संसद में ट्रेनिंग से मुतालिक पूछ रहा था, लेकिन जब मालूम होता है कि अच्छा आप दुश्मन का जहाज़ फ्लाई करके और अब आपने फ़ौरन फ्लाई करना है, जस्ट मिनट्स और सेकंड्स, इज़न्ट इट? जी बिल्कुल, सेकंड्स की गेम है, मिनट्स भी नहीं अवेलेबल होते हैं। उसके लिए आपने हर तरह से ना तैयार रहना है हर वक्त, ऐसा ही है? बिल्कुल 24/7 अवेलेबल होते हैं। 24/7? डेफिनेटली। 24/7 घर नहीं जाते? नहीं, कमरों में भी अवेलेबल तो होते ही हैं, हम लोग ऑन कॉल हर वक्त अवेलेबल होते हैं। अच्छा, वैसे आप जनरली मुझे बताएं कि एयरफोर्स का हिस्सा बनना और फिर मेराज तैयार होना, जब फर्स्ट टाइम फ्लाई किया था, व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस? इनडिस्क्राइबेबल है ये फीलिंग। इट इज़ द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड टू मी। दिस इज़ द बेस्ट प्रोफेशन। फाइटर पायलट से अच्छा क्या है? बेशक, तो बेशक, और फाइटर पायलट से बात करने से अच्छा क्या है? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। चलते आगे, बहुत सारे फाइटर पायलट्स हैं हमारे दरमियान, तो हम कोशिश करेंगे हम सबसे बात करें, सबको तंग करें थोड़ा थोड़ा, जो क्या बैठे हुए हैं। कैसे आकिब आप? अल्लाह का शुक्र है। मेराज के अलावा कोई तैयारा आपको उड़ाने की अभी ऑप्शन दी जाए तो कौन सा उड़ाना चाहेंगे? आई विल ऑप्ट फॉर J-17 थंडर। व्हाई सो? एक तो ये हमारा अपना एयरक्राफ्ट है और हाई स्पीड है, तो आई विल डेफिनेटली ट्रांजिट टू हाईटेक सिस्टम है, और मेराज के बाद मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं J-17 खेलूँ। पहुँच गए लगता है। और फाइटर पायलट से तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करें कि हर कमरे में जा जाकर थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब करें। फ्लाइट कमांडर ऑपरेशंस इमरान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? फाइन, थैंक यू वेरी मच। ग्रेट सर, हमने डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? नहीं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू आर मोस्ट वेलकम। ग्रेट सर, हमने अभी मुलाकात की है आपके फाइटर पायलट से, मोराल ज़बरदस्त था उनका। मुझे ये बताएं कि ये जो शेड्यूल है ये क्या होता है कि आज फ्लाई करना है और फिर कल फ्लाई करना है या किस दिन फ्लाई करना है, ये शेड्यूल आप बनाते हैं? जी बिल्कुल, एक्चुअली हम लोग 24 आवर एडवांस प्लान करते हैं अपनी सारी फ्लाइंग एक्टिविटी को, और इसमें हमारे पास एक मंथली प्लानर होता है, सब्सिक्वेंटली वी आल्सो हैव अ वीकली प्लानर, और डे टू डे फ्लाइंग जो है वो वी प्लान 24 आवर इन एडवांस, ताकि जो भी हमारे पायलट्स हैं उनके पास प्रिपरेशन का टाइम हो। एंड आई एम श्योर सब फाइटर पायलट्स यही कहते होंगे कि हमने जाना है। डेफिनेटली एवरीबडी इज जस्ट रेडी टू गो, और एक्साइटमेंट यही होती है कि एवरीबडी शुड बी फ्लाइंग मैक्सिमम। मुझे भी यहीं रख लें। यू आर मोस्ट वेलकम टू स्टे। थैंक यू सो मच, नाइस मीटिंग सर। प्लीज़ अपना काम कीजिए, हमने आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना था, हमने वादा किया हम ज़्यादा डिस्टर्ब किसी को नहीं करेंगे। तो चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि किरण अब कहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि जब मेराज तैयारी की गहन गरज हमने आपको दिखाई थी तो उसके पायलट से भी हमने आपको मिलवाना है। फाइटर तैयारा घनगरज उसकी, और क्या समा था, हमने ये सब कुछ आपको दिखा लिया, लेकिन अब ज़रा बात होगी उनकी कि जिनके हाथ में था कंट्रोल। हम बात करेंगे विंग कमांडर वकास की, क्योंकि वही तो थे वहाँ पर। तो अब आप लौट चुके हैं सर, थैंक यू, आप हमें वक्त दे रहे हैं। ये फरमाइएगा, रोल क्या, टास्क क्या, सारा मामला क्या? अच्छा, सबसे पहले तो एज ऑफिसर कमांडिंग ऑफ नंबर 8 टैक्टिकल अटैक स्क्वाड्रन, आई वेलकम यू टू द 8th स्क्वाड्रन। आप पहले ही हमारी फ्लाइंग भी देख चुके हैं, बिल्डिंग भी देख चुके हैं। बेसिकली जो हमारा रोल है ऑफ नंबर 8 टैक्टिकल अटैक स्क्वाड्रन, एज द नेम डिपिक्ट्स कि वी आर अ टैक्टिकल अटैक स्क्वाड्रन which has the duty to go across the border and do the attack on the enemy airfield whenever it is required. So this is basically the role and task. Overall, I am looking after the squadron. जो जितने भी फ्लाइंग ऑपरेशंस हैं, मेंटेनेंस है, एंड दी लुकिंग आफ्टर ऑफ द एयरक्राफ्ट, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिसर कमांडिंग दैट आई एम डूइंग ओवर हियर इन दिस ऑफिस। और ये भी बता दीजिएगा हमें ज़रा लगे हाथों जल्दी से, हम इतने मुतमईन होकर सोते हैं और आप फ़ज़ाएँ भी देख रहे हैं, आप हमारे सिक्योरिटी मामला भी देख रहे हैं। एक आम पाकिस्तानी की उम्मीदें आप लोगों से हैं, एक आम पाकिस्तानी को क्यों आना चाहिए है इस तरफ, सिर्फ शौक़ से नहीं देखना चाहिए। नहीं, बहुत सैक्रेड जॉब है यहाँ पे। आप सबसे बड़ा तो आपको सुकून यही है कि यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर नेशन। आपका जो एक टैक्स पेयर की जो मनी है जो आपके ऊपर खर्च हो रही है, वंस यू आर हेयर यू आर गिविंग योर ब्लड एंड स्वेट, तो वो एक एक्चुअली यू आर परफॉर्मिंग समथिंग जो आपको प्रैक्टिकली आपको नज़र आ रहा होता है इस एंथुसियाज्म के अंदर। और जब मुल्की हालात चेंज हो रहे हैं उसके अंदर जो आपका रोल है, आपको पता है कि आपका क्या रोल है, एंड ड्यूरिंग ऑल दिस वाइल इट गिव्स यू मोटिवेशन एज वेल। फाइटर स्क्वाड्रन के हेडक्वार्टर में इस वक्त हम मौजूद हैं। जब हम यहाँ आए तो हमने बहुत सारी तस्वीर देखी,
ये तस्वीर क्या है, इसके लिए हम जानते हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट शहरियार से। शहरियार, थैंक यू सो मच आप यहाँ पे। ये इतनी सारी तस्वीर, ये क्या चीज़ है? ये तस्वीर जो है, ये बेसिकली जो जिस गैलरी में अभी हम मौजूद हैं, ये हमारी हिस्ट्री गैलरी है, जिसके अंदर हमने डिफरेंट जो एराज थे, हमारे डिफरेंट एयरक्राफ्ट थे, उनकी पिक्चर्स लगाई हुई हैं जो हमें अपनी जो हिस्ट्री है उसको याद दिलाती हैं। इसमें अगर आप आगे देखेंगे तो आपको शहदा की तस्वीरें भी नज़र आएंगी जो हमारे। मैं पहले ये जानना चाहूँगा B-57 ये क्या चीज़ है? जो हम जिस स्क्वाड्रन में अभी मौजूद हैं, इसमें जो पहले एयरक्राफ्ट था वो B-57 था, विच वॉज फ्राम 1960 टिल 1981। तो ये जो पिक्चर्स आपको नज़र आ रही हैं, ये उस एरा की पिक्चर्स हैं, उस एयरक्राफ्ट की पिक्चर्स हैं। उसके आगे जिस तरह आप ये देख सकते हैं कि ये जो पिक्चर्स हैं, ये हमारी 1965 की जो वॉर कंट्रीब्यूशन थी उसकी पिक्चर्स हैं, जिसके अंदर आपको लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होगा कि हमने 600 टन्स ऑफ बॉम्ब्स इंडियन टेरिटरी के ऊपर फेंके थे, ये लिखा है, जिसकी हमने 16 एनिमी एयरक्राफ्ट्स को हमने ऑन ग्राउंड डिस्ट्रॉय किया और उसके अलावा 17 अदर एयरक्राफ्ट्स को हमने डैमेज किया, सो दे वर नॉट फ्लाई वर्दी। तो ये उस हिस्ट्री की जो रिच हिस्ट्री है हमारी, उसकी हमें याद दिलाती है बेसिकली कि हम किस मकसद के लिए यहाँ पे हैं और हमारा हम यहाँ पे जो काम करने आए हैं वो कितना एक इस मुल्क के लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये हैदर प्राइड्स यहाँ पे लिखा है, ये क्या बेसिकली हम जिस स्क्वाड्रन में मौजूद हैं इसका नाम हैदर्स है, जो हज़रत अली की जो शमशीर थी उसके नाम पे रखा गया है, उनकी जो बहादुरी थी उसके नाम पे रखा गया है। तो बेसिकली जो हमारा ये स्क्वाड्रन है उसको हम हैदर्स कहते हैं। ये जो हैदर्स प्राइड आप पिक्चर्स देख रहे हैं, ये बेसिकली हमारे वो स्क्वान कमांडर थे जो 1965 में जिन्होंने ये स्क्वान कमांड किया था इन वॉर। तो ये उनकी पिक्चर्स हैं, उनकी फैमिली की पिक्चर्स हैं। उसके अलावा ये आगे आप देख सकते हैं जो हमारे शोहदा हैं, उनकी कुछ पिक्चर्स हैं जो बेसिकली जिन्होंने इस स्क्वाड्रन को सर्व करते हुए, इस एयरफोर्स को, इस मुल्क को सर्व करते हुए अपनी जान दी और हमेशा के लिए वो इस पाकिस्तान पर अपनी जान कुर्बान की। आगे एक्सरसाइज एंड इवेंट्स हैं, ये इसमें कुछ तस्वीर हैं, कुछ ब्लास्ट होता नज़र आ रहा है, ये क्या चीज़ है, ये क्या तस्वीर है? जो हमने नेशनल इंटरनेशनल एक्सरसाइजेस में पार्टिसिपेट किया डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, डिफरेंट दूसरे स्क्वाड्रन के साथ, तो ये बेसिकली उन चीज़ों की पिक्चर्स हैं। और इसमें आप जिस तरह डिफरेंट देख सकते हैं कि ये री इक्विपमेंट सेरेमनी जो 1982 में फ्रॉम B-57 टू मिराज जो कन्वर्जन हुई उसकी पिक्चर्स हैं। उसके अलावा डिफरेंट जो दूसरे मुल्कों की एयर फोर्सेस के साथ हमने एक्सरसाइजेज की, इन कंट्री आउट ऑफ द कंट्री हमने जो एक्सरसाइजेज की, उनकी बेसिकली ये पिक्चर्स हैं। अच्छा, ये एक तस्वीर मुझे नज़र आ रही है जिसमें एक की ब्लास्ट है। जी जी, ये क्या तस्वीर है? ये बेसिकली जो पिक्चर है इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एयरक्राफ्ट है जो अपना एक बॉम्ब यहाँ पे ड्रॉप करके जा रहा है। ये उस बॉम्ब के एक्सप्लोजन का आपको स्मोक नज़र आ रहा है और ये बैकग्राउंड में आप वो एयरक्राफ्ट देख सकते हैं जो जिसने ये बॉम्ब ड्रॉप किया है। अच्छा, फिर ये आगे हम आते हैं, अगर यहाँ मिराज एरा लिखा हुआ है, जी बेसिकली जिस तरह मैंने पहले आपको बताया है ना कि जो हमारा ये स्क्वाड्रन है उसमें 2 एयरक्राफ्ट यूज़ हुए फ्रॉम 1960 टिल 81 B-57 एंड 1982 टिल डेट वी आर फ्लाइंग मिराजेस। सो ये जो पिक्चर्स हैं ये मिराज एरा की हैं फ्रॉम 1982 ऑनवर्ड्स। इसमें जितने हमारे डिफरेंट स्क्वाड्रन कमांडर्स थे, जो एयर क्रू इस स्क्वाड्रन के अंदर रहा है, उनकी डिफरेंट पिक्चर्स हैं, कुछ एक्सरसाइजेज की पिक्चर्स हैं, कुछ फैमिलीज जिस तरह कुछ कुछ फैमिलीज की भी तस्वीर और ये कुछ घूमने की नज़र आ रही है। तो ये क्या तस्वीर है, ये क्या तस्वीर है? ये बेसिकली एयरक्राफ्ट के साथ ये जो आप कवरऑल में आगे देख रहे हैं ये सारा एयर क्रू है। फ्रंट पे आपको स्क्वाड्रन कमांडर नज़र आ रहे हैं, उसके पीछे सारा एयर क्रू एक टीम की शक्ल में आपको नज़र आ रहा होगा। जो ये एयरक्राफ्ट है दिस इज़ मिराज, जो हम इस स्क्वाड्रन में फ्लाई करते हैं। अच्छा, ये स्क्वाड्रन कमांडर्स हैं? ये स्क्वाड्रन कमांडर्स हैं फ्रॉम 1960 टिल डेट, जिन लोगों ने इस स्क्वाड्रन को कमांड किया आज तक के सारे, आज तक के जितने भी लोग थे उसमें उनकी पिक्चर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्टार्टिंग फ्रॉम 1960 टिल डेट आपको सब स्क्वाड्रन कमांडर्स की पिक्चर्स आज तक की तारीख। जी जी, इंशाल्लाह हम चाहेंगे जल्द हम आपकी भी तस्वीर यहाँ देखें। थैंक यू सो मच शहरियार, आपने तो हम आ चुके हैं एयर डिफेंस अलर्ट, जहां पर फाइटर पायलट्स हम वक्त तैयार हैं कि जो ही कॉल आएगी वो उड़ान भरने को तैयार हैं और फौरन अपने मिशन की तरफ बढ़ जाएंगे।
मेरे साथ हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोमिन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। बड़ा मुझे आपका मोराल हाई लग रहा है माशाल्लाह। ऑलवेज हाई, ऑलवेज हाई। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि एयर डिफेंस अलर्ट में होता क्या है? ये एक एयर डिफेंस अलर्ट एक हट होता है हमारा, जिस पे हम ऑल द टाइम अलर्ट बैठे हुए होते हैं अपना फ्लाइंग गियर्स के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों पायलट्स ने फुल फ्लेज अपने फ्लाइंग गियर्स पहने हुए हैं एंड वी आर रेडी। कोई भी अगर किसी किस्म की अक्रॉस द बॉर्डर एक्टिविटी होती है ना, वो हमें इंटीमेट की जाती है, हमें बताया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली हमारे एक्शंस आते हैं फिर। ज़बरदस्त, यानी कि हर वक्त यहाँ पर फाइटर पायलट्स मौजूद रहते हैं, वो दिन का वक्त हो, वो रात का वक्त हो, वो नेशनल हॉलीडे हो या संडे भी हो, तो ये यहाँ पर बहरहाल बैठे हैं ताकि हमारी सरहदों की हिफाजत होती रहे। चुटकी बजाते पहुँच जाते हैं फ़ज़ा में जैसे ही आती है कॉल कि पहुँचना है यहाँ पर और डिफेंड करना है। भाई फाइटर तैयारी की बात हो गई, हमने परवाज भी देख ली और उसका लौटना भी देख लिया। ठीक है, घन गरज देख ली, लेकिन जो साथ सपोर्ट है, हम बात करें हीरोज की, तो ऑन माय बैक इज यस चॉपर। तो कॉम्बैट किस तरह से करता है, सपोर्ट किस तरह से करता है, और ये अटेन करने के बाद पाकिस्तान के दिफा में कितना इजाफा हुआ, अब जरा इसकी बात करते हैं। जनाब, हम फाइटर तैयारों की तो बात करते हैं, हम क्यों ना इस चॉपर की बात करें। और अगर इस चॉपर का तस्करा है तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से स्क्वाड्रन लीडर मुईद हमारे साथ है। वेलकम सर, आप हमें वक्त दे रहे, बेहद शुक्रिया। ये फरमाइएगा, नई चीज़ है उसमें मेंटेनेंस काहे की, ज़रा इस कॉन्सेप्ट को हमारे क्लियर कीजिएगा। बेसिकली नई चीज़ हो या पुरानी हो, हर उड़ती हुई चीज़, हर चीज़ मशीन जो है वो मेंटेनेंस मांगती है। इसके हज़ार चीज़ें हैं जो चल रही हैं, हर चीज़ जो इंस्पेक्शन मांगती है या करती है उसका मैं इंचार्ज हूँ। मैं और मेरी टीम 24 घंटे सुबह शाम इसकी रिलायबिलिटी, सेफ ऑपरेशंस के लिए हम यहीं हैं। मेंटेनेंस का बेसिक मकसद यही है कि ऑपरेशंस का डायरेक्ट ताल्लुक मेंटेनेंस से। हम जहाज़ को सर्विसेबल रखेंगे तो हमारे स्क्वाड्रन की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी बढ़ेगी, एयरफोर्स की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी बढ़ेगी। तो वैसे तो ये बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट हेलीकॉप्टर है, नज़र भी आ रहा है। जिस तरह आपको ये चमकता हुआ नज़र आ रहा है उसी तरह ये मेंटेनेंस भी मांगता है और स्टेट ऑफ द आर्ट एवियोनिक सिस्टम है इसमें। और माशाल्लाह हमारी टीम ने सुबह शाम इस पर मेहनत की है और ये आप इंशाल्लाह आगे देखते रहेंगे, एयरफोर्स को भी ये सर्व करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये कुछ बताइएगा हमें, वो क्या हालात होते हैं कि जिसमें इसका इस्तेमाल हो और फिर रेस्क्यू के लिए इसका काम, थोड़ा सा इस बारे में भी बताएं ना नियादन के नाजरीन को। बेसिकली हमारे स्क्वाड्रन की जो रोल एंड टास्क है वो डे एंड नाइट रेस्क्यू है, वो लैंड पे हो या सी पे हो, और 24 आवर्स लैंड पे भी और सी पे भी। जी माशाल्लाह, हमने सी ऑपरेशंस भी इसके पिछले साल से स्टार्ट किए हैं और सुबह शाम इसके जो फाइटर एयरक्राफ्ट जो सी पे भी जाते हैं, और वैसे भी अगर सी पे कोई ऐसा इंसिडेंट हो जिसमें रेस्क्यू रिक्वायर हो तो 24 आवर्स 365 डेज़ हमारे लड़के यहाँ बैठे हुए होते हैं। हमारी SOPs और चेकलिस्ट तैयार हैं, तो आपको कभी ये मसला नहीं आएगा कि ये एयरक्राफ्ट लेट हुआ है। चॉपर से मुतालिक ही मजीद बात करते हैं। फ्लाइट कमांडर, ऑपरेशन विंग कमांडर बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, पीस टाइम हो, वॉर टाइम हो, वैसे तो मुझे लगता है कि आजकल वॉर टाइम ही है, हम तैयारी किस तरह कर रहे हैं, कितने मराहिल में हम तैयारी कर रहे हैं निमटने के लिए हर तरह के चैलेंज से? सर, इसको मैं आपको इस तरह डिफाइन करूंगा कि जैसे मैं फ्लाइट कमांडर ऑपरेशंस हूँ, मैं अगर अपने लेवल पे बात करूँ तो वॉट एवर वी डू, वी बिगिन ट्रेनिंग आवर पीपल विद द एंड इन माइंड के मुझे वॉर में या क्राइसिस में अपने क्रू का जो रिस्पॉन्स चाहिए, मैं अपने हर क्रू को इन द पीस टाइम उन्हीं लाइंस पे उन्हीं तरीकों से ट्रेनिंग देता हूँ कि ताकि कल को जो डिमांड आए ऑन द नेशनल लेवल, on the Air Force level or whatever level to the aid of civilian agencies, to the aid of the general public, जो कि हम करते रहें और हमारी हिस्ट्री हम जो करते रहें। तो उन लाइंस पे पीस टाइम में इतना ट्रेन करते हैं बंदे को कि जब टाइम ऑफ क्राइसिस है, बी इट वॉर, डिमांडिंग सिचुएशंस आती हैं, तो उसमें मेरा क्रू विद एब्सोल्यूट प्रोफिशिएंसी एंड कॉन्फिडेंस एंड एब्सोल्यूट ईज ऑपरेट कर सके। सर, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग कोई वाकया जो आप शेयर कर सकें हमसे, मेड बी द इंटरेस्टिंग वन और मेड द
टफेस्ट वन, जब आपको डिसाइड करना लगा हो कि मेरे लिए बहुत टफ डिसीजन है ये? सर देखें, सोल्जर की ज़िंदगी जिस दिन से वो ट्रेनिंग शुरू करता है ना, तो उसकी ज़िंदगी सरप्राइजेस से भरी हुई है, और यही सरप्राइजेस और उनको हैंडल, उसके ऊपर ये इस तरह कहूँगा कि इन्हीं सरप्राइजेस को हैंडल करते करते वो अपनी स्किल और प्रोफेशनसी अचीव करता है। ही इज़ ऑलवेज रेडी फॉर इट। बीइंग अ सोल्जर फॉलोड बाय बीइंग एन एविएटर, तो ये हर वक्त हमारा साथ इन सरप्राइजेस से, इन वेरिएशन से हर वक्त रहता है। अब बात अगर आप करते हैं किसी क्रिटिकल की, तो वो तो मतलब अब रोज़ का काम है, वो तो मैं मज़ीद क्या जाऊँ। मगर अब रिसेंट एक एग्जांपल मेरे सामने है, जैसे कि रिसेंट पास्ट में मैरी टाइम एक कॉन्टीजेंसी हुई जिसके अंदर फिशरमैन ठीक ठाक उसमें ज़्यादा बंदे थे, वो वेरी रिसेंटली वो द बोट वाज सिंकिंग। उसमें इन एड ऑफ द मैरीटाइम सिक्योरिटी, इन एड ऑफ द सिविल एजेंसीज जो कि रिस्पॉन्सिबल थी उनको रेस्क्यू करने के लिए, दे न्यू आवर केपेबिलिटी एंड इट इज़ द न्यूली एक्वायर्ड केपेबिलिटी। They called us for the job, और alhamdulillah with the approval of our superiors in the headquarters in the local command, we went out and we rescued them. ज़ाहिर है हम कॉम्बैट की बात कर रहे हैं और चॉपर ज़ाहिर है वो हमारे पास है और इसीलिए हम जाके सी में सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा मुझे इससे मुताल्लिक भी बताएं कि व्हाट मेक्स दिस चॉपर स्टेट ऑफ द आर्ट क्राफ्ट। जो हमारे साथ रोल है बेसिकली इट वाज लिमिटेड टू द लैंड सर्च एंड रेस्क्यू, लैंड सपोर्ट ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। उसमें मल्टीपल ऑपरेशंस, उसकी डिटेल में हम नहीं जाते। अब इस जहाज़ को या इस हेलीकॉप्टर को जो एज है ओवर द अदर हेलीकॉप्टर्स इज द लेवल ऑफ एवियोनिक्स एंड ऑटोमेशन इन्वॉल्व्ड। डुअल रिडंडेंट सिस्टम्स हैं और वो इस लेवल के सिस्टम्स हैं जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रूवन टेस्टेड है। मतलब बड़े ठीक ठाक ऑप्शंस को शॉर्टलिस्ट करके अल्टीमेटली हमने हेलीकॉप्टर चूज़ किया था। इसके अंदर जो ऑटोमेशन अवेलेबल हैं वो इस लेवल की हैं कि आप सी में जाके यू एक्चुअली टेंड टू वरी लेस फॉर द एयरक्राफ्ट एंड फोकस मोर ऑन व्हाट यू हैव टू डू। तो हम इतना आगे कैसे हैं, हम सबसे आगे कैसे हैं? आज हम जब कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मजबूत दिफा में आखिर हमारे पास क्या क्या है ये जानने की और नया दिन के नाज़रीन को ये बताने की, तो फिर ये भी अहम है कि 84 स्क्वाड्रन यहाँ पर कॉम्बैट सपोर्ट के लिए क्या क्या कुछ है, और इसीलिए तो हम बात करेंगे यहाँ के पायनियर से। आप हमारे साथ हैं सर, ग्रुप कमांडर आबिद। कैसे हैं सर आप? मैं तो यहाँ की तारीख जानना चाहती थी और जो हमारे तारीख साज कारनामे उनके बारे में, लेकिन पहले आप मुझे अपने सफ़र के बारे में बताइए। चलते हैं अंदर, आप भी बताते रहिए। देखिए, मेरा नाम ग्रुप कैप्टन आबिद है और मैंने पाकिस्तान एयरफोर्स में कमीशन हासिल किया नवंबर 1998 में। उसके बाद हमारी पोस्टिंग होती है फ़ाइटर कन्वर्जन यूनिट में, और फ़ाइटर कन्वर्जन यूनिट के बाद फ़ाइटर्स फ्लाइंग को कंटिन्यू करना होता है या आप हेलीकॉप्टर्स की कन्वर्जन के लिए जाते हैं। सो फ्रॉम फाइटर कन्वर्जन यूनिट आई वाज डिटेल फॉर हेलीकॉप्टर ऑपरेशन कन्वर्जन यूनिट, और उसके लिए मैं पेशावर 2000 में गया और वहाँ से मेरी फ़र्स्ट पोस्टिंग हुई थी सरगोदा हेलीकॉप्टर्स के ऊपर। वहाँ से मैंने कन्वर्जन की MI-17 हेलीकॉप्टर्स की, और लास्ट ईयर आई वाज कन्वर्टेड ऑन AW139 हेलीकॉप्टर्स को। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। डेफिनेटली चलिए ना सर, अब मुझे बताइए ना अंदर के बारे में। आज मैं थोड़ी सी आपको 84 स्क्वाड्रन की हिस्ट्री बताऊंगा कि ये स्क्वाड्रन कब इस्टेब्लिश हुआ और शुरू में इस कौन कौन से हेलीकॉप्टर्स, कौन कौन से जहाज़ यहाँ पे थे और फिर वो कैसे री इक्विप होते गए। ये ओवरऑल हमारे स्क्वाड्रन का क्रू रूम है जहाँ पे पायलट्स रिलैक्स करते हैं जब ब्रीफ होती है और मिशन डीब्रीफ के बाद। तो अच्छी खासी एक्टिविटी हो रही है अभी। हाँ जी, इस कदर गहमी अभी क्या हो रहा है? अभी फ़िलहाल जो पायलट्स फ्लाइंग से वापस आए हैं वो अपनी रिफ्रेशमेंट वगैरह कर रहे हैं, वो रिलैक्स करते हैं, फिर अगले मिशन को वो तैयार करते हैं, देन दे गो फॉर फ्लाइंग। सर, हर तस्वीर एक कदम है या एक कहानी? हर तस्वीर एक कदम भी है और एक कहानी भी है। सबसे पहले तो 84 स्क्वाड्रन जो है ये इस्टेब्लिश हुआ था 1968 में। सर्च एंड रेस्क्यू स्क्वाड्रन का मेन रोल ये होता है कि खुदा ना खास्ता अगर फाइटर फ्लाइंग में पायलट इजेक्ट करता है ड्यू टू सम एयरक्राफ्ट मैल फंक्शन, सम प्रॉब्लम, तो उसको इमीडिएट असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है और वो हेलीकॉप्टर जाता है विद हिज टीम और वो जाके उसको
इमीडिएट रिकवर करने की कोशिश करता है और उसको जो भी करीबी मेडिकल फैसिलिटी होती है वहाँ तक उसको पहुँचाना होता है। इससे हमारे जो फाइटर पायलट हैं, जो कॉम्बैट क्रू है, दे स्टे मोटिवेटेड और उनका मोरल भी अप रहता है कि एटलीस्ट इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी हमें कोई ना कोई रिकवरी के लिए पीछे से रिकवरी व्हीकल आएगी। सो 2005 के अंदर एल्वर्ट 3 को रिप्लेस किया गया Mi-171 हेलीकॉप्टर्स के साथ। उस Mi-17 के साथ हमने नाइट में विद NVGs, नाइट विजन गॉगल्स जो होते हैं उनके साथ फ्लाई किया और एक लिमिटेड नाइट सार का रोल इस स्क्वाड ने देना शुरू किया। 2005 से लेके 2018 तक Mi-17 स्क्वाड्रन में रहा, लेकिन जब मसरूर बेस के कुछ स्क्वाड ने मैरीटाइम या ओवरसी फ्लाइंग शुरू की तो सी रेस्क्यू वाज अ इशू। शुरू में नेवी सपोर्ट करती थी, बट उसके बाद डिसाइड हुआ कि एयरफोर्स अपने फाइटर पायलट्स के लिए, वो पायलट्स जो कि सी के ऊपर फ्लाई करते हैं, उनके लिए हमारा अपना डेडिकेटेड हेलीकॉप्टर फ्लीट हो जो उनको दिन और रात में ओवर लैंड एंड ओवर सी सर्च एंड रेस्क्यू फैसिलिटी प्रोवाइड करें। आपने हमें इतनी अच्छी तरह से ये सब कुछ समझाया, बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप लोगों का यहाँ पे आने के लिए। और यहाँ घूमते फिरते मैं कहाँ आ गई हूँ यही पूछ लेती हूँ। सर अस्सलाम वालेकुम, मुझे कुछ इस जगह के बारे में बताइए ना। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल दैट यू आर हेयर। इस जगह के बारे में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि दिस प्लेस इज़ एक्चुअली द नर्व सेंटर ऑफ आवर ऑपरेशंस। हमारे सारे ऑपरेशंस का महवर ये जगह होती है जहाँ से सारी एक्टिविटी जनरेट होती है। जनरेट यहाँ से होती है। तो इस जगह को वी कॉल इट द ऑप्स रूम ऑफ द स्क्वाड्रन, दैट मीन्स द ऑपरेशंस रूम, विच एक्चुअली मीन्स कि हमारे सारे ऑपरेशंस जो हैं वो इस जगह से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो इस जगह पर हमारे पास ये यहाँ पर स्पेशलिस्ट लोग मौजूद हैं। मुझे बताएं ना इनके बारे में, ये कौन कौन क्या क्या करता है, अगर आप प्लीज एक्सप्लेन कर देते तो। जी, ये देखिए आप के सामने ये हमारे पैरा जंपर्स हैं जो कि हमारे क्रू का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं। ये पैरा जंपर्स, दीज आर एक्चुअली द पीपल जो कि हम किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में कहीं भी जाते हैं तो एक्चुअली दीज आर द पीपल हु कम इन कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट और सर्वाइवर or any person who is in emergency, and they actually recover those people and bring them onto the helicopter so that we can fly them back safely. So अभी आप इनका ये जो इक्विपमेंट देख रही हैं ये एक स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट है जो कि सिर्फ इस्तेमाल होता है फॉर गेटिंग इनटू द सी। तो पानी के अंदर जाने के लिए ये डाइविंग इक्विपमेंट है जो कि ये इस्तेमाल करते हैं और विच इज़ अ स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट, और जिनके पास इसमें फ्लोटेशन इक्विपमेंट और बाकी नेसेसरी चीज़ें इनके अपने सर्वाइवल के लिए भी हैं, ताकि ये कोई किसी डूबते हुए बंदे को या किसी ऐसे इंसान को जो पानी के अंदर किसी परेशानी में उसको रिकवर कर सके। और अभी आप इनका जो इक्विपमेंट देख रही हैं, दिस इक्विपमेंट इज़ जो इन्होंने ये आपको ये इनकी बेल्ट्स और हार्नेसेस वगैरह नज़र आ रही हैं, दिस इक्विपमेंट इज स्पेशलाइज्ड फॉर लैंड। इनके बारे में मैंने आपको बताया ये सी के लिए और ये वाला इक्विपमेंट जो है ये लैंड के लिए। थोड़ा जी बिल्कुल। और इनके साथ ये मैं आपको आई वुड लाइक यू टू मीट आवर फ्लाइट सर्जन विच इज़ फ्लाइट लेफ्टिनेंट साजिद। हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन्स में फ्लाइट सर्जन का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो एंड मोर सो इन केस ऑफ दिस हेलीकॉप्टर AW139, यहाँ पर फ्लाइट सर्जन का रोल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इस हेलीकॉप्टर में हमारे पास कुछ स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट है जो कि सिर्फ फ्लाइट सर्जन इस्तेमाल कर सकता है, विच इज़ यूज्ड लाइक इन ICUs। अगर आपने कुछ इक्विपमेंट ऐसा देखा हो, हालत अगर इंतहाई तशवीशनाक है तो ये उसको ट्रीट कर सकते हैं। ये उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट जो है, जब तक वो के हॉस्पिटल में नहीं पहुंच जाते, जो इमीडिएट नेचर की ट्रीटमेंट है वो हम स्टेइंग विद इन दी हेलीकॉप्टर, वो उस ट्रीटमेंट के लिए ही इज़ अ स्पेशलिस्ट फॉर दैट ट्रीटमेंट। इसके अलावा मैं आपको ये दीज टू आर ऑल्सो एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर क्रू। ये हमारे इनको कहते हैं क्रू चीफ्स। जी, क्या करते हैं भाई ये लोग? ये लोग, इनका काम ये है कि ये पायलट्स के साथ इन सिंक होते हैं ड्यूरिंग द इंटायर फ्लाइंग ऑपरेशंस। जिस जगह हम लैंड करने जा रहे हैं, जिस जगह हम किसी को रिकवर करने जा रहे हैं, तो दीज पीपल आर एक्चुअली ऑपरेट एज द आइज ऑफ द पायलट, लुकिंग टुवर्ड्स द बैक साइड एंड क्लियरिंग द हेलीकॉप्टर के कहीं कोई
हेलीकॉप्टर के साथ कोई परेशानी ना या कोई इमरजेंसी सिचुएशन ना हो, तो एक्चुअली दीज आर द पीपल जो कि उस जगह से हमें सेफली रिकवर करके वापस लेकर आते हैं। क्या बात है, तो इनका रोल भी इंतहाई है। बेहद शुक्रिया, आपने ये सारे एस्पेक्ट्स हमको दिखाए, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच।